मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें सुजानपुर से मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है और वहाँ की जनता ने भी डटकर मुझे आशीर्वाद दिया है और हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नया इतिहास सुजानपुर की जनता ने जो रचा है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और आप सब भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं और कांग्रेस पार्टी हाईकमान का और प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया, मुझे टिकट दी, वहां से चुनाव लड़ाया और आज वहां से जीत हुई है। और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी ना केवल प्रदेश में बल्कि दिल्ली तक असमंजस में है कि अब क्या किया जाए। और हिमाचल प्रदेश में हालात ये हैं कि पार्टी जीतने के बाद भी खुशी नहीं मना पा रही है। तो मैं फिर से अपने चुनाव क्षेत्र की जनता का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं। आप आए हैं, आपका स्वागत करता हूं। अब आप जो पूछना चाहते हैं आप प्लीज़ पूछें। नहीं, वहाँ पर जो चुनाव का जो नतीजा है उसमें देरी इसलिए हुई क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 68 चुनाव क्षेत्रों में सबसे देरी से अगर चुनाव का कोई नतीजा आया है तो सुजानपुर से आया है और उसका और कोई कारण नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, ना किसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन था। परंतु सुजानपुर में जो हमारे सैनिकों के वोट आए थे उसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डायरेक्शन आई थी कि ये जो सर्विस इसके सैनिकों के जो वोट हैं उनको स्कैन करना है, उसके लिए मशीन जो थी स्कैन करने वाली वो सब जगह दी गई थी। हमारे वोट ज़्यादा थे इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया, 5-5 दफ़ा उसको सब स्कैन करना पड़ रहा था, इसलिए लेट हो गया। बाकी कोई कारण नहीं था, रिकाउंटिंग कोई नहीं थी, नथिंग वाज देयर। राणा साहब, आपने जो सीएम फेस था उसको हराया है, अभी भी नाम चल रहा है कि सीएम हो सकते हैं। आपको लगता है कि हारे हुए कैंडिडेट को इस तरीके से अभी भी सीएम की रेस में रहना चाहिए? मुझे लगता है कि जहाँ तक धूमल साहब का मुख्यमंत्री की रेस में आने का आपका प्रश्न है, मुझे लगता है कि धूमल साहब ही इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। कारण मैं उसका बताता हूँ क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि जब विपक्ष में धूमल साहब थे तो हर तीसरे महीने उनकी स्टेटमेंट आती थी कि राजा वीरभद्र ने हारे हुए और नकारे हुए लोगों को जो है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना दिया है, जिससे प्रदेश के खजाने पर जो है वो बोझ बढ़ गया है। तो मैं तो इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ कि जब धूमल साहब ही अपोजिशन में बैठकर ये नसीहत देते थे कि वे हारे हुए लोगों को चेयरमैन बना दिया, वाइस चेयरमैन बना दिया, तो मैं नहीं समझता है कि नैतिकता के आधार पर भी धूमल साहब हारने के बाद जो है वो किसी प्रदेश के मुखिया के तौर पर ऐसी बात को इसको स्वीकार करेंगे। ना ही उन्हें स्वीकार करना चाहिए। और ये लोकतंत्र की अगर ऐसा होता, वैसे संभावना इसकी नहीं है, अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान की जनता का लोकतंत्र पर से विश्वास जो उठ जाएगा। अब कांग्रेस में आप अपनी क्या भूमिका देखते हैं? आगे लीडर ऑफ पोजीशन की दावेदारी है क्या? हम बड़े क्लियर हैं कि हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र जी जैसा स्टेचर कोई नहीं है और आज पूरे देश में कांग्रेस में राजा वीरभद्र ही सबसे सीनियर लीडर हैं। और हमने विधायकों ने ये कल तय कर दिया है, कन्वे कर दिया है कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो होंगे वो राजा वीरभद्र सिंह ही होंगे। आप जब इलेक्शन लड़ रहे थे, धूमल जी आपके सामने फेस थे, चेहरा थे, आप फिर भी लगातार प्रचार कर रहे थे, लगातार एक डाटा भी दे रहे थे कि 3000 से लगभग मैं जीत रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस कैसे था? इतना बड़ा चेहरा सामने था। देखिए, ऐसा है कि 16 वर्ष से मैं उस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ और मैंने व्यक्तिगत तौर पर सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के एक एक घर में मैं पहुंचा हूं और 16 वर्षों से मैं अपनी एनजीओ बनाकर सुजानपुर क्षेत्र के ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में मैं उनके घरों में भी पहुंचा हूं। ज़रूरतमंद जो परिवार हैं उनकी बेटियों की शादियों में भी मैंने योगदान दिया है। जो बच्चे पढ़ने में फाइनेंशियल तौर पर वीक हैं उनके परिवार, उनकी भी मदद करी है। वहाँ पर महिला मंडल हैं और 580 महिला मंडल हैं, उनको 6 दफ़ा मैंने सम्मानित किया है। वहाँ के नौजवानों को मैंने सम्मानित किया है। समाज में बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित किया है। ये जो चुनाव हुआ है इसमें जो नारा चला है
2-3 नारे जो वहाँ पर पॉपुलर हुए हैं कि एक तरफ नाम है, जो व्यक्ति 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नाम है, और दूसरी तरफ राजेंद्र राणा की सेवा है और काम है। तो लोगों ने सेवा और काम को पसंद किया और धूमल साहब लोगों के साथ वहाँ टच नहीं थे। लोग चाहते थे कि हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, और मैंने लोगों को लॉजिकली बताया कि भाई 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आप ये बताइए कि उनके नाम की प्लेट कहाँ लगी हुई है जिससे आप उनको वोट दें। मैं 5 साल में एमएलए भी रहा, मैं चेयरमैन भी रहा। मैं सूची देता हूं कि लगभग 2 अरब 47 करोड़ रुपया सुजानपुर की क्षेत्र के लिए विकास के लिए हम लेकर आए हैं सरकार से, और 5 वर्षों में सुजानपुर की जनता ने जो विकास के काम देखे हैं उससे मुझे लगता है कि वहाँ की जनता ने मुझे डट कर आशीर्वाद दिया है, और जिन गरीब लोगों की ज़रूरतमंद परिवारों के साथ मैं खड़ा रहा वो भी चट्टान के साथ मेरे साथ खड़े रहे, टस से मस नहीं रहे। और एक बात और इस चुनाव में हुई कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दबाव की राजनीति, धमकाने की राजनीति, लोगों को डराने की राजनीति जो वहां शुरू हुई, लोगों ने उसको भी नकारा है। राणा साहब, आपको उम्मीद थी कि आप ये चमत्कार कर पाएंगे, मैं सत्ता में आ जाए और चीफ मिनिस्टर का जो कैंडिडेट वो आ रहे? मैंने चुनावों के दौरान और जिस दिन वोटिंग हुई थी उसके बाद भी मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सुजानपुर से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि लोगों के चेहरे साफ तौर पर जो है इस बात का जो है वो बयान कर रहे थे कि भाई वहाँ की जनता राजेंद्र राणा के साथ ही, जहाँ भी मैं जाता था लोग खुल कर आते थे, और वहाँ के जो नौजवान थे वो आउटराइटली मेरे साथ थे और अंत तक खड़े रहे। कोई भी व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। राणा साहब, आप जो है पहले बहुत खास बताए जाते थे धूमल साहब के, कहाँ मनमुटाव, पहले हनुमान भी कहे जाते थे धूमल साहब के, मनमुटाव कहाँ पर? हनुमान में तब तक रहा और उनके साथ भी तब तक रहा जब तक मुझे ठीक लगा, और जिस दिन मेरे साथ उन्होंने कोई ज्यादती करने की कोशिश की, राजेंद्र राणा को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश हुई, तो राजेंद्र राणा ने उस दिन से ही नमस्ते कर दी। हालांकि मैंने नमस्ते जरूर करी, मैंने उनको छोड़ा, परंतु आज भी व्यक्तिगत तौर पर वो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं हर उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ जो मेरे से उम्र में बड़ा है, स्टेटस में बड़ा है। मैं छोटे का भी सम्मान करता हूँ, इसलिए आज भी मैं धूमल साहब का सम्मान करता हूँ। धूमल साहब आपके राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, क्या कहेंगे आप? गुरु रहे हैं, उन्होंने, उनके साथ मैंने काम किया है। परंतु आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब महाभारत हुआ था तो अर्जुन एक तरफ थे और उनके गुरु भी दूसरी तरफ थे। जब धर्म और अधर्म की राजनीति और का युद्ध होता है तो गुरु हो चाहे गुरु से भी कोई बड़ा हो, फिर तो धर्म की लड़ाई है, फिर तो भाई तीर कमान छोड़ना ही पड़ते हैं। तो अधर्म के साथ थे प्रेम कुमार धूमल, ये तो मानते हैं? देखिए, मेरे साथ ज्यादती हुई थी और मैंने उनसे अलग हुआ था, और राजा वीरभद्र जी के साथ मैं जुड़ा, उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया, और राजा वीरभद्र जी ने मुझे कैंडिडेट के तौर पर उतारा। मैं उनकी नीतियां, उनके कार्यक्रम और उनकी पार्टी के साथ था, और मेरा ये धर्म था कि मैं जिस पार्टी के साथ हूँ उस पार्टी के साथ खड़ा हूँ और उसके मुताबिक आगे बढ़ूँ। और वहाँ की जनता ने भी मुझे आशीर्वाद दिया और राजा वीरभद्र जी का मुझे खुलकर आशीर्वाद मिला। ये धूमल साहब हारे और उनकी पूरी लॉबी हार गई, उनके और जो सीनियर लीडर थे साथ के वो भी हार गए, क्या कारण मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत शांति प्रिय प्रदेश है। वहाँ के लोग ईश्वर से डरने वाले और बड़े साधारण लोग हैं। ये जो दबाव की राजनीति और धमकाने की राजनीति शुरू हुई थी हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है इसका लोगों ने अंत किया है। तो ये उनके द्वारा शुरू की है धमकाने की? बिल्कुल। आज मैं आपको स्पष्ट तौर पर ओपनली कह रहा हूँ कि सुजानपुर में व्यापारियों को डराया गया कि आपका व्यापार बंद करवा देंगे, आपके ऊपर रेड्स करवा देंगे। कर्मचारियों को डराया गया कि आपकी नौकरी का प्रश्न है, आपको ट्रांसफर कर देंगे। ये जो धमकाने की जो राजनीति हो रही थी उससे मुझे लगता है कि लोगों ने निजात पाई है और उसका उन्होंने विरोध किया। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस हक में हूं कि आने वाले समय में हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो जो पुराना सिस्टम है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। बार बार लोग उंगली उठाते हैं कि भाई ईवीएम पे उंगली उठाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता बनी रहे इसके लिए, क्योंकि जिन जिन मुल्कों ने ईवीएम शुरू करी थी उन मुल्कों ने भी इसको बंद कर दिया है और पुराने सिस्टम पे आ गए, पुरानी पद्धति पे आ गए। और हम भी चाहते हैं, मेरा व्यक्तिगत राय है, मैं किसी की राय या कोई पार्टी की राय की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है कि इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता बनी रहे
इसके लिए आने वाले समय में ये जो पुरानी पद्धति है उसको अगर इलेक्शन कमीशन अपनाता है तो ये उंगली उठाने वाला जो मामले हैं बार बार उठते हैं इससे ये समाप्त हो जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो जनता है बड़ा पुराना लंबा इतिहास है। आप जितने मर्जी काम करिए फिर भी लोग जो है 5 साल के बाद बदलाव का जो ये सिस्टम है मुझे लगता है कि उसी कड़ी में ये बदलाव हुआ है और 21 सीटें कांग्रेस जीती है। हमें कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश की जनता ने विपक्ष में बैठने का फतवा जारी किया है, हम उसको स्वीकार करते हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में 5 वर्ष तक जब तक सरकार है तब तक हम विपक्ष में बैठेंगे, हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करेंगे। जहां भी लगेगा कि हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ अनजस्टिस हो रहा है या कोई किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों के हित कुचले जा रहे हैं, वहाँ हम डट कर उसका विरोध करेंगे और लोगों के हितों की पैरवी करेंगे। राणा जी, आपको बात थी। मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी राय ये है कि ये जो पूरा का पूरा एक लॉबी का सफाया हुआ है, इसमें ये जो धमकाने वाली और दबाव की राजनीति ये लोग करते थे उसका लोगों ने समाप्त किया उसको और उसका जो है अंत हुआ है। बीजेपी में भी कुछ लोग हराना चाह रहे थे, आपको लगता है ऐसी कोई? देखिए, ये तो बीजेपी का इंटरनल मामला है। मुझे कहा जाता था जब 2012 में मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक नया इतिहास सुजानपुर की जनता ने मुझे 2012 में जो जताकर इंडिपेंडेंट तौर पर मुझे भेजा था, वो 14,166 मतों का जो मार्जिन था वो भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में एक नया इतिहास है। तब भी लोग ये बोलते थे कि जी ये तो धूमल साहब की मेहरबानी से ये चुनाव जीत गए, परंतु 2017 में ये कोई नहीं कह रहा कि धूमल साहब की मेहरबानी से जीते हैं। मुझे लगता था कि जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, इनके अपने ही कुछ लोग बोल रहे थे कि आप हमीरपुर की बजाय सुजानपुर से चुनाव लड़ो, क्योंकि राजेंद्र राणा की राजनीति, उसकी हैसियत, उसके रुतबे को ख़त्म करना है तो आप सुजानपुर जाओ और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो राजेंद्र राणा की हैसियत जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये उनके बड़े नज़दीकी, उनके परिवार के कुछ लोग जो थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो उनकी सलाह थी, ये ऐसा लोगों में चर्चा है। मेरे सामने तो कोई बात नहीं हुई, पर ऐसी चर्चाएं मेरे तक पहुंची हैं कि ऐसी सलाह उनको दी गई है। ये कहते हैं उनको फंसा दिया गया, प्यार से उनको सरकार दी आपकी तरफ, क्या आप स्वीकार कर लोगे उनका? ऐसा नहीं है, क्योंकि सुजानपुर से धूमल साहब की चुनाव लड़ने की जो चर्चा थी वो पिछले 8-10 महीनों से चल रही थी और उनके जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो मेरे कानों तक भी आवाज़ पहुंचाते हैं कि धूमल साहब यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो हम कहते थे कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें हम किसी को नहीं रोक सकते हैं। वो उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा और जो जनता ने फैसला किया हम उसको शीश झुकाकर सलाम भी करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और सुजानपुर की जनता को सल्यूट भी करते हैं और प्रणाम भी करते हैं। आज समाज में किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, उसको जिस जनता से वोट लेने हैं, आशीर्वाद लेना है, उसके साथ संयम से बात, शिष्टाचार से बात और उसका आदर सत्कार करना पड़ेगा, वरना आप की भाषा में जो एरोगेंसी है वो रखेंगे तो मुझे लगता है कि जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। अभी तो विधानसभा का चुनाव हुआ है, अभी तो हमने शपथ लेनी है, उसके बाद जो पार्टी फैसला करेगी उस पर निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा। पार्टी के साथ जब आदमी जुड़ता है तो कई फैसले पार्टी के लेवल पर किए जाते हैं, तो जो पार्टी फैसला करेगी, अभी तो लंबा समय है और अभी तो शपथ लेने के बाद इस पर जब चर्चा होगी तो विचार किया जाएगा। मैंने 5 वर्षों में सुजानपुर में जो लोगों ने कल्पना नहीं करी थी कि सुजानपुर में एक काम भी हो सकते हैं, उन कामों को भी इम्प्लीमेंट किया है और वहाँ पर धरातल पर उतारा है। और अब मैं आगे जो मेरा एजेंडा है, सुजानपुर में वही काम किए जाएंगे जो सुजानपुर की जनता चाहेगी, जो उनकी ज़रूरतें हैं उनके मुताबिक काम किए जाएंगे। और सुजानपुर शहर और सुजानपुर का जो चुगान है वो पूरे, मुझे लगता है कि उत्तर भारत में सबसे बड़ा एक मैदान है, बहुत बड़ा ग्राउंड है और वो सुजानपुर की खूबसूरती है, हिमाचल की भी खूबसूरती है, उसको सुंदर बनाने के लिए हम लोग जरूर प्रयास करेंगे।